कि 25 वर्ष हम ब्रह्मचर्य आश्रम के मानते हैं, 25 वर्ष गृहस्थ आश्रम के मानते हैं, 25 वर्ष वानप्रस्थ आश्रम के मानते हैं और 25 वर्ष संन्यास आश्रम के स्वीकार किए जाते हैं। यहाँ समझने की बात है कि 25 वर्ष एक सामान्य निर्धारित संख्या है। ये कम और अधिक होना आवश्यकता और परिस्थितियों के अनुसार निर्भर होती है, किंतु ये होनी आवश्यक है। इनके बिना जीवन चलता नहीं है। जैसे ब्रह्मचर्य आश्रम का अभिप्राय होता है जीवन का वह पहला भाग जिसमें व्यक्ति स्वयं का निर्माण करता है, स्वयं की उन्नति करता है, स्वयं को विद्या और योग्यता से युक्त करता है, स्वयं को बल और स्वास्थ्य से संपन्न करता है। इसलिए इस आश्रम को किसी दूसरे आश्रम से न तो बदला जा सकता है, न इसका कोई विकल्प ही प्रस्तुत किया जा सकता है। जब कोई मनुष्य पैदा होगा तो उसका जो पहला आश्रम होगा वो विद्यार्थी जीवन ही होगा, वो ब्रह्मचर्य आश्रम ही होगा। किसी भी बालक को उसके पहले अधिकार के रूप में उसकी व्यक्तिगत उन्नति प्राप्त करने का ही अधिकार है। सारा परिवार, सारा समाज, सारा राष्ट्र उसकी उन्नति के लिए तत्पर होता है। इसी के लिए विद्यालय बनते हैं, इसी के लिए साधन जुटाए जाते हैं, इसी के लिए शिक्षा का उसको प्रदान की जाती है, उसको वैज्ञानिक बनाया जाता है, उसको अध्यापक बनाया जाता है, उसको प्रशासक बनाया जाता है। समाज की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए जिन क्षमताओं की आवश्यकता होती है उन क्षमताओं का विकास इस आयु में, इस आश्रम में किया जाता है। इसलिए पहला आश्रम जो होता है उसे हम ब्रह्मचर्य आश्रम कहते हैं। और जो दूसरा आश्रम होता है, जब व्यक्ति युवा हो जाता है उसके साथ परिवार बनता है और परिवार के द्वारा वो पारिवारिक दायित्वों का निर्वाह करता है, वो परिवार के लिए जीता है, परिवार की उन्नति करते हुए समाज की उन्नति करता है, समाज की उन्नति में सहायक होता है, लेकिन उसका ध्येय उसका परिवार होता है, उसका प्रयोजन उसका परिवार होता है। वह अपने परिवार की उन्नति के लिए यत्नशील रहता है। जब वह दूसरा आश्रम भी पार कर चुकता है तो उसके आश्रम की तीसरी स्थिति आती है जिसे वानप्रस्थ आश्रम कहते हैं। इसका अभिप्राय होता है, हम समझते हैं कि शायद केवल जंगल में जाना वानप्रस्थ आश्रम है। नहीं, यह एक स्वाभाविक और अनिवार्य प्रक्रिया है जो किसी भी समाज को रखने के लिए, सुव्यवस्थित रखने के लिए, जिंदा रखने के लिए आवश्यक होती है। हमारे समाज में शिक्षा कौन लोग दे सकते हैं? तो हमारे समाज में पुराने समय में शिक्षा देने का उत्तरदायित्व हमारी वानप्रस्थियों का होता था, अर्थात उनका जो खाली समय है वो नए बच्चों को शिक्षित करने में बीते। पिछले दिनों जापान में इस बात की विशेष चर्चा हुई, अखबारों में छपा। जापान ने अपनी जो बच्चों की शिक्षा है उसके लिए विशेष समाधान खोजा है और उन्होंने जितने अपने रिटायर्ड लोग हैं, जितने सेवानिवृत्त लोग हैं, उनको बच्चों के शिक्षण में लगाया है। हमारा वानप्रस्थ आश्रम भी यही कहता है कि वो जो अपनी जिम्मेदारी से मुक्त हो गए हैं, जो अपने महत्वाकांक्षाओं से तृप्त हो गए हैं और जो अपने उत्तरदायित्वों को पूर्ण कर चुके हैं, तो उनकी जिम्मेदारी समाज के प्रति होती है और समाज के प्रति उस उत्तरदायित्व को स्वीकार करना ही वानप्रस्थ आश्रम है। अर्थात व्यक्तिगत लाभ और व्यक्तिगत जीवन जीने के स्थान पर जब हम समाज की आवश्यकताओं के लिए काम करें, समाज की उपयोगिता के लिए काम करें, तब हमारा वह तीसरा जो जीवन होता है उसे हम वानप्रस्थ आश्रम के रूप में देखते हैं। और वह वानप्रस्थ आश्रम का अभाव होने से आज समाज में विकीर्णता है, विखंडन है, उच्छृंखलता है। इस समाज को हमको बनाने के लिए वानप्रस्थ की अत्यंत आवश्यकता होती है। इस बात को हम न समझकर केवल जंगल में जाने को ही वानप्रस्थ समझते हैं और हम एक बहाना बना लेते हैं कि हमारे पास तो अभी मौका नहीं है, हमारे पास जंगल नहीं है, हमारे पास सुविधा नहीं है, इसलिए हम कैसे वानप्रस्थ ले सकते हैं, कैसे घर छोड़ सकते हैं। लेकिन यदि हम ऐसा नहीं करेंगे तो जहां पहले आश्रम के व्यक्ति ने अपना निर्माण किया था, दूसरे आश्रम के व्यक्ति ने परिवार का निर्माण किया था, जो तीसरा हमारे सामने समाज है, देश है, उसका निर्माण कौन करेगा? यदि तीसरा आश्रम हमारे सामने न हो तो हमारे समाज के निर्माण की संभावना ही समाप्त हो जाती है। इसलिए हमारे ऋषियों ने इन 3-4 आश्रमों के माध्यम से व्यक्तिगत निर्माण, परिवार का निर्माण और समाज के निर्माण की परिकल्पना की है और चौथे आश्रम के रूप में आत्मचिंतन और परमेश्वर की प्राप्ति को सर्वोपरि बताया है। और वह एक ऐच्छिक है, लेकिन 3 आश्रम सबके लिए अनिवार्य हैं, क्योंकि व्यक्तिगत उन्नति भी आवश्यक है, पारिवारिक उन्नति भी आवश्यक है, वैसे ही सामाजिक उन्नति भी आवश्यक है। तो